नमस्कार, मेरा नाम अशोक व्यास है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपना मन अपने साथ लिए हुए हूँ और when we make use of our mind, how successful we are in guiding it to help us accomplish what we want to accomplish. That is one question. Another question is how are we dealing or developing relationship with our mind to be able to process situations around us in a way which helps us sustain a sense of happiness. So these questions, I think, somewhere takes us near the question of mental well-being and what is a healthy mind. Uh, we recently observed Mental Health Day across the globe. What is the importance of paying attention to mental health and what is a healthy mind? We'll learn from someone who is helping many minds across the globe, sitting in Jaipur, काउंसलर लाइफ कोच डॉक्टर नितिन सारस्वत। नितिन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। Let me begin by requesting you to define, based on your observation and understanding, what is a healthy mind? A happy and peaceful mind is a healthy mind. That was very short, so I'll have to seek a little bit of more explanation. You said a happy mind is a healthy mind, Happy and peaceful mind, peaceful mind. Okay. So these, because कभी-कभी हम लोग एक गलती कर सकते हैं और ख़ासकर जो हमारे युवा साथी हैं, वो ये गलती अक्सर कर सकते हैं कि आप प्लेज़र को हैप्पीनेस से और थकान को हैप्पीनेस से कन्फ्यूज़ कर लें। you तो have visited इसीलिए pleasure को happiness से और थकान को हैप्पीनेस से कन्फ्यूज़ कर लें। जी, तो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप हैप्पी हैं और हैप्पी होने के साथ-साथ आप पीसफुल भी हैं, तो आपका माइंड हेल्दी माइंड है। एक हेल्दी माइंड एक ऐसा माइंड है जो किसी भी परिस्थिति को हैंडल करते हुए वो जितना कम शेकेबल है, मेसिएबल है, उतना वो हेल्दी माइंड है। क्योंकि जीवन में और कुछ हो या ना हो, विपरीत परिस्थितियाँ, संकट और चैलेंजेस आएँगे ही आएँगे। यही जीवन है। अगर इन सब को हम हैंडल करते हुए मेस्ड अप ना हो, तो समझ लें कि हम एक हैप्पी एंड हेल्दी माइंड के साथ हैं। हैप्पी जो है होना, वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ लगता है। पर जब आप कह रहे हैं हैप्पी एंड पीसफुल माइंड, तो आई थिंक यू हैव अ sort of definition or certain variables which would lead you to conclude कि यार ये बंदा हैप्पी है, बिकॉज थोड़ा सा जनरली सोचें तो लोगों को लगता है वो गाड़ी जो उनको चाहिए थी खरीद ली तो वो हैप्पी हो गए। एक उम्र होती है, लगता है वो लड़की ने मुझसे बात कर ली तो हैप्पी हो गए। बहुत सारी ऐसी बातें, फेवरेबल हो गया ऑफिस तो ऑफिस में तो हैप्पी हो गए। ये गलत भी नहीं है बिकॉज़ वो उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बट आई थिंक यू आर इंक्लूडिंग इट, बट देयर इज़ मच मोर टू व्हाट यू आर सेइंग। तो थोड़ा और बताइए, हैप्पी माइंड से क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर हम सांख्य योग का थोड़ा-सा सहारा लें, तो एक बहुत प्यारा सूत्र है सांख्य योग में कि अगर कुछ करते हुए आपको अच्छा लग रहा है, तो वो एक्चुअल में हैप्पीनेस नहीं है। अगर किसी काम को करने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, तो वो रियल हैप्पीनेस है। तो जब-जब कोई चीज़ सिर्फ़ करते हुए आपको अच्छा लग रहा हो, तो एक्चुअली आप प्लेज़र में, आप भोग में अटके हैं। और अगर कुछ करने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ रियल हैप्पीनेस, दैट इज़ ब्लिस। तो तो ये हमको तो बहुत अच्छे से जी, जी, नहीं कंटिन्यू रखें। जी। तो हमको बहुत अच्छे से अपने आप को ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि हम ख़ासकर जो हमारा युवा वर्ग है,
वो अक्सर ये गलती करता है कि वो थकान को एन्जॉयमेंट मानने लगता है और प्लेज़र को हैप्पीनेस मानने लगता है। इसीलिए हम थकान एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी मेंटल हेल्थ टेक्स अ बीटिंग। हो सकता है मैं रोज़ पार्टी करता हूँ, मैं बहुत सारी सोशल गैदरिंग के साथ हूँ, पर उसके बावजूद भी मैं अंदर बेसिकली बहुत तन्हा हूँ, अकेला हूँ। क्योंकि एक बहुत प्यारा शेर है निदा फ़ाज़ली साहब का कि हर महफ़िल में होती हैं कई महफ़िलें शरीक, जिसको भी पास से देखोगे तन्हा होगा। और आज की स्थिति में ये बात अक्षरतः अक्षर लागू होती है। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम पाएँगे कि बहुत सारी भीड़ में, बहुत सारी पार्टीज़ कर रहे लोग एक्चुअली अंदर से लोनली हैं। इसे और बेहतर जाँचेंगे तो मालूम चलेगा कि लोनलीनेस एक्चुअली लोगों का आपके जीवन में कम होना नहीं होता है। लोनलीनेस एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, एक साइकोलॉजिकल कमी है जो हमारे भीतर पैदा होती है। जब हम खुद से मुलाकात नहीं कर पाते, जब हम खुद को प्यार नहीं कर पाते, जब हम खुद को वैल्यू नहीं कर पाते, और यही है जो एक्चुअल हैप्पीनेस है। और ये कब आएगी? ये तब आएगी जब हम प्लेज़र, थकान और हैप्पीनेस एंड पर्पस इनमें अंतर करना सीख लेंगे। और यही चीज़ें हैं हैप्पीनेस जी, जिनकी मैं अब इंटरप्ट आपको करता हूँ क्योंकि जिस तरह से आपने हैप्पीनेस के बारे में बताया है, तो मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग इसके लिए कैपेबल ही नहीं है कि उसको समझें कि ये हैप्पीनेस क्या है, क्योंकि हम अधिकतर किसी न किसी चीज़ में अपने मन को अटकाए रखते हैं कि अब यहाँ नहीं तो वहाँ। अब सोशल मीडिया का अगर उदाहरण लें तो कि व्हाट्सएप में जो वही मैसेजेस हैं फिर भी बंदा 25 बार उनको दोहराता रहेगा। तो कोई एक रेस्टलेसनेस है, कोई एक खोज है, लेकिन पता नहीं है कि मैं क्या ढूँढ रहा हूँ, और ये पता करने के लिए धैर्य भी नहीं है कि मैं क्या ढूँढ रहा हूँ। तो ये बड़ी एक स्वस्थ सी दिखने वाली अस्वस्थ स्थिति है। इसके बारे में आप सुनते होंगे कई लोगों से। बिल्कुल, हमने क्या किया है कि अकेलेपन से, समस्याओं से बचने के लिए ज़िंदगी की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और ये बढ़ी हुई ज़िंदगी की स्पीड जो है, ये क्या कर रही है, हमको और ज़्यादा थका रही है, हमको और ज़्यादा तन्हा कर रही है, अकेला कर रही है। एक अंग्रेज़ी का गाना है जो मुझे बहुत पसंद है कि द गुड न्यूज़ इज़ यू केम अ लॉन्ग वे, द बैड न्यूज़ इज़ यू केम द रॉन्ग वे। जब स्पीड आप बढ़ाते चले जाते हैं, जी, जी। तो अक्सर गलती यही होती है कि आप आगे तो बहुत निकल जाते हैं, पर अगर आपको ये एहसास हो कि आप गलत रास्ते पे आ गए हैं, तो अब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप अब वापसी भी करना चाहें तो वापसी नहीं हो पाती है। ज़िंदगी की स्पीड को बढ़ाने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो ये कि हमें प्रोडक्टिविटी की जगह, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ने की जगह, हमने क्वांटिटी ऑफ थिंग्स बढ़ा दी है, जहाँ पे हम अपने आप को क्वांटिफिकेबली ज़्यादा अटका के रखे हुए हैं। हम जी, बड़े सर्कल्स मेंटेन करना चाह रहे हैं, हम ज़्यादा बड़ी पार्टीज़ करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ों को कंज़्यूम करना चाह रहे हैं। पर एक्चुअली इस सारे के सारे पर्पस में हम अपनी मेंटल वेल-बीइंग को पूरी तरीके से इग्नोर करते चले जाते हैं। एक्चुअली जिस चीज़ को हम कलेक्टिवली ग्रोथ या डेवलपमेंट या सक्सेस मान रहे हैं, वो जो बात आप कह रहे हैं उसके विपरीत जाती है। जो बात का मतलब सचमुच जो हैप्पीनेस या प्रसन्नता है, वो उस रास्ते पर है नहीं, रॉन्ग वे। मतलब हमने हमने डीएनए हमारा जो कलेक्टिव हो गया है वो ऐसा हो गया कि रॉन्ग वे ही जाना है और उसके बाद में ढूंढना है कि ये मेरी शांति कहाँ चलेगी। तो आपने दूसरा शब्द लिया था हैप्पी एंड पीसफुल माइंड। तो पीस फुल माइंड को भी थोड़ा आप डिफाइन कर दीजिए। कई बार हमें लग रहा होता है कि मैं तो एट पीस हूँ अपने आप के साथ, शायद नहीं भी होते हों। जब मेरी बाउंड्रीज़ वेल डिफाइंड हों, जब मेरी डिज़ायर्स वेल डिफाइंड हों, जब मेरी नीड्स वेल डिफाइंड हों, जब मेरे गोल्स वेल डिफाइंड हों, तो मैं हमेशा एट पीस रहूँगा।
मैं अपनी जिन-जिन चीज़ों को अनडिफाइंड छोड़ता चला जाऊँगा। जहाँ-जहाँ मैं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता चला जाऊँगा खुद के साथ, वहाँ-वहाँ मैं अपनी पीस को शैटर करता चला जाऊँगा। ये जो आपने तो परिभाषा दी है, ये अब इस परिभाषा को लेके और पहले जो आपने हैप्पीनेस के बारे में कहा था, तो हम समाधान की तरफ चलेंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मैं ये अपने दर्शकों के साथ ऐसे लाउडली सोच रहा हूँ और आपको भी निवेदन कर रहा हूँ। हम जो बात कर रहे हैं वो अपेक्षाकृत सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं। सामान्य का मतलब है जो चलते-फिरते हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे दिखते हैं समाज में, जिनको ठीक माना जाता है। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो असामान्य रूप से किसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं, या हम अभी उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो कि डिप्रेशन की एक्सट्रीम स्टेज पे जाके कुछ ऐसा कर देते हैं जो कहीं गन वायलेंस के रूप में दिखाई दे जाता है वगैरह। तो हम हम अधिक जो परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर गुड, मतलब मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ जो अपराध वृत्ति जिनके अंदर नहीं, हम उनकी बात करें। ये मुझे कहना इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि जितनी आप समाचार पत्र देखें, चाहे अमेरिका के या भारत के, हेडलाइंस इस तरह की खबरों से कई बार भरी हुई होती हैं, जो उस तरफ के लोगों की बात करते हैं। जो मेंटल वेलबींग की इन बातों से उन पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला हो, ऐसा वो आशा नहीं की जा सकती है। इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि अभी आपने देखा कि वो एक कैनिबलिज़्म टाइप का एक केस केरला से भारत में आया। तो इधर अमेरिका के कई शूटिंग वाला जो एक सिलसिला है वो रुका नहीं है। तो इस पर थोड़ी-सी टिप्पणी करें, फिर हम वापस आम जो जिनको हम सामान्य लोग मतलब मान रहे हैं उनकी बात करेंगे। एकदम सही कहा। एक कैटेगरी है जो डिसऑर्डर्स के साथ है और डिसऑर्डर्स वाली कैटेगरी को भी हम 2 पार्ट्स में बाँट सकते हैं। एक नॉर्मल एब्नॉर्मैलिटी और एक एब्नॉर्मल एब्नॉर्मैलिटी। पर वो सभी लोग जो किसी डिसऑर्डर से ग्रस्त नहीं हैं, वो सभी लोग जिनकी ज़िंदगियाँ एकदम सामान्य चल रही हैं, अगर हम उनको भी ध्यान से देखें, तो हम बहुत आप इसे ऑब्ज़र्व करके देखिएगा और आप सरप्राइज़्ड रह जाएँगे कि 20 साल से और 50 साल की उम्र के लगभग लोग 50% से अधिक लोग अपनी लाइफ़ में कई बार बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका बहुत बुरी तरह इस समय एक चीज़ से जूझ रहा है, जिसे वो लोग क्वाइट क्विटिंग कह रहे हैं। बाकायदा प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं क्वाइट क्विटिंग के लिए। मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड क्वाइट क्विटिंग एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति अपने काम में इंटरेस्ट लेना एकदम बंद कर देता है। बस रस्म अदायगी के लिए काम करना शुरू कर देता है। बर्नआउट का हाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बर्नआउट हो रहे हैं कि यूरोप एक नया मॉडल ऑफ वर्क लेके आ रहा है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप एक काम करें, आप केवल 4 दिन ही काम करें 7 में से। पहले 5 था, अब उन्होंने कहा 4 दिन ही काम करिए, पर अपनी प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी अपने पहले सबसे पहले अपने आप को हेल्दी बनाइए। अचानक ऐसा क्या हुआ? हम बहुत ज़्यादा मेहनती तो नहीं हुए हैं। फिर अचानक ये क्या हुआ कि हम बर्नआउट होने लगे। अचानक ये क्या हो रहा है कि हम क्वाइट क्विटिंग की तरफ जाने लगे, यानी कि हम काम कर रहे हैं पर हमें काम में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप देखें तो डिवोर्स रेट जिस 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 मल्टीपल्स में बढ़ रहा है, जिस तरीके से फैमिलीज़ बिखर रही हैं, जिस तरह से लोगों के रिलेशनशिप्स में दरार आ रही है, ये सब कुछ किस वजह से है? इसकी वजह कंज़्यूमरिज़्म तो नहीं हो सकता। इसकी वजह ज़्यादा डिज़ायर्स तो नहीं हो सकती। इसकी सिंपल सी वजह है, हमने सब कुछ मजबूत कर रहे हैं। हम बिल्डिंग्स मजबूत बना रहे हैं, हम डैम्स बेहतर बना रहे हैं, हम अच्छे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, पर जो सब कुछ बनाता है हमारा माइंड, हम उसकी स्ट्रेंथनिंग पर एक्चुअली काम ही नहीं कर रहे। हम फिर अगर उसे भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं। देखिए, भगवान का भरोसे छोड़ भी दें, तो भगवान में भरोसा हो तब तो ठीक है ना। वो भी क्वाइट क्विटिंग की तरह भगवान के जी। नाम ले रहे होते हैं, लेकिन वो हाँ। आस्था, वो भरोसा नहीं होता है। ऐसा कहते हुए फिर से अब आप जो बता रहे थे, जब मेंटल पीस के बारे में, तो आपने कहा कि जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट एरिया छूट जाता है या
आप क्लियर नहीं है कि गोल्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो वो क्लैरिटी सचमुच इतना आसान नहीं है। बहुत लोग जैसे कि आई हैव चेंज माय माइंड करके और पूरा कैरियर भी बाद में चेंज कर देते हैं। और कई लोग सोचते रहते हैं, करते नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सरल सा वाक्य है कि इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर गोल्स, आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उतना कन्विक्शन के साथ में होल हार्टेडली वो नहीं कर रहे हैं जो जो कर रहे हैं, और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। संबंधों पर भी ये बात आती है, लेकिन हम काम के संदर्भ से बात कर रहे हैं। जी। देखिए, ये मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपको ये पता ना हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। पर आपको कम से कम ये तो पता हो सकता है ना कि मुझे पता नहीं है कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। यानी जी। कि आई एम इन सर्च ऑफ माय डेस्टिनी, आई एम इन सर्च फॉर माय गोल। कम से कम ये क्लैरिटी तो हो सकती है। जब मैं इस क्लैरिटी को भी खो दूँ, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, सीकर हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं तो कल मुझे मंजिल मिल ही जाएगी। प्रॉब्लम है जब मैं सीक करना बंद कर देता हूँ। जब मैं अपने आप को एक इल्यूजन में डालना शुरू कर देता हूँ दैट आई हैव रीच्ड, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। जब मैं ग्रीडी हो जाता हूँ, जब मुझे ये पता ही नहीं होता कि वांट और नीड का डिफरेंस मैंने कब खत्म कर दिया, तब मैं कन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता हूँ। जब मैं अपने लिए अलग सेट ऑफ रूल्स रखता हूँ और दुनिया के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स रखता हूँ, तब मैं कन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो ये ना जानना कि मैं किस मेरा गोल क्या है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप सीकर बन जाएंगे। आप 10 चीज़ें ट्राई करेंगे और जब तक आपको आपका गोल नहीं मिल जाएगा, तब तक आप ट्राई करते रहेंगे। पर आपका माइंड क्लियर होगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं खोज में हूँ। मैं खोज ही बंद कर दूंगा तो दिक्कत तो ये हो खोज जाएगी। की बात तो सही है। तो जो बातें आप कह रहे हैं ज़्यादा करके वो इंडिविजुअल की अपने ऊपर अपने माइंड को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम लेते हुए बात करें। अब हम थोड़ा-सा आस-पास के वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है एक इंसान की मेंटल वेल-बीइंग पर, जैसे एक बच्चा है उसके माँ-बाप उसको बार-बार डाँटते ही रहते हैं, कोसते रहते हैं। उसके जो मेंटल पीस या हैप्पीनेस है उसकी कोशेंट पर जो असर होगा, या पति-पत्नी हैं आपस में कुछ ऐसी ही बातें करते रहते हैं जो एक-दूसरे को ठेस पहुँचाती रहती हो, और उससे इस तरह के वातावरण दफ्तर में भी किसी के हो सकता है जहाँ नैगिंग बहुत अधिक होती हो, तो एक एक खरोंच जैसी पड़ जाती है माइंड के ऊपर, और बंदा उस वातावरण में जाने से पहले कतराने लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा होगा। तो एक नेगेटिव टाइप का जो इमोशनल स्पेस है वो उनको अनकंफर्टेबल कर देता है। तो पीसफुलनेस और हैप्पीनेस उनके लिए वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं जीवन में, जैसे कि आप बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दूसरों को हमेशा बदल सकें ऐसा नहीं भी होता है, पर समझिए हम वो सेकंड पर्सन हैं जो कि किसी के लिए वातावरण बना रहा है। तो हमें मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ में ये सोचते हुए भी कि थोड़ी-सी फारसाइटेडनेस से कि हमारे बिहेवियर से क्या-क्या हो सकता है। So so talk to me about being considerate for others, keeping in focus the importance of mental health. अगर हम जजमेंटल होना बंद कर दें, तो हम दुनिया को बहुत खूबसूरत जगह बना सकते हैं। हम आधा बवाल तो केवल अपने जजमेंटल होने के कारण में पैदा करते हैं। तो सिर्फ हमें इतना ही करना होगा कि हमें दूसरों को जज करना बंद कर देना होगा। दूसरा, हमें लोगों में कमियां निकालने की जगह उन्हें हैंड होल्ड सपोर्ट देना शुरू करना पड़ेगा। और ऑल ऑफ अ सडन मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। नंबर 3, लव एंड रिस्पेक्ट is always, it has to be unconditional and it takes nothing to give it। अगर हम ये 3 चीज़ें भी करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ अपनी भी और दूसरों की भी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। चौथा, अगर चाहें तो एक और चीज़ है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज, आपकी वो जो एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपकी
फ्रीडम वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है, तो उसे हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेट नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोगों की बाउंड्रीज़ में घुस जाते हैं और लोग हमारी बाउंड्रीज़ में घुस जाते हैं और बाद में ये बाउंड्रीज़ में एक-दूसरे की बाउंड्रीज़ में जो हम इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, ये पीस और मेंटल हेल्थ दोनों को बिगाड़ता चला जाता है। तो अगर हम इन दोनों को काम करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है इन 4 चीज़ों के साथ हम मेंटल हेल्थ को, आस-पास की कॉन्जिनियलिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये एक तो इंडिविजुअल और एक एकदम आसपास का वातावरण और एक जो विश्व का वातावरण है अभी, जैसे यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, फिर लगभग सभी देशों में कीमतों का बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल यूं भी मुझे लगता है एडिशनल हो गए हैं नितिन जी, कि परिवार का एक सदस्य दूसरे देश में रहता है। जैसे मैं आपसे अमेरिका से बात कर रहा हूँ, वो कई बार मिलने की प्रॉब्लम रहती है, कई बार कम्युनिकेशन उतना अधिक नहीं हो पाता है। तो आप जयपुर में बैठे हुए एज काउंसलर कनेक्ट हो रहे हैं दुनिया के अलग-अलग देशों में रह रहे लोगों के साथ में। तो हम भारत से उधार लें यही एक्सप्रेशन कि वसुधैव कुटुंबकम। तो मुझे लगता है सारा विश्व इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस कहीं न कहीं कुछ साझा है, जो लोगों को स्ट्रेस की तरफ भी ले जा रहा है, तो कम्फर्ट्स की तरफ भी ले जा रहा है। बट ओवरऑल आपका क्या रीडिंग, ऑब्जर्वेशन इन दिनों जो इंटरेक्शन आपका होता है? हम सब के सब जो आप बात कर रहे थे डीएनए की, हम सबका डीएनए जो है, वो तो केवल और केवल सुकून तलाशने के लिए बना है। हम सब के सब प्रेम चाहते हैं, हम सब के सब कॉन्जिनियलिटी चाहते हैं, हम सब के सब एक ऐसा स्पेस चाहते हैं जहाँ हम अनथ्रेटन्ड फ़ील करें, टू फ़ील कंफर्टेबल। अनफॉर्च्यूनेटली इसे बनाने के चक्कर में हम इसका उल्टा करते चले जाते हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया की अगर हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक ही जैसी हैं। हम कंफर्ट, प्लेज़र को हैप्पीनेस से कन्फ्यूज़ करते चले जाते हैं। हम स्पीड को और डायरेक्शन के डिफरेंस को समझना बंद कर देते हैं और हम इस डर में कि हम कंट्रोल ना कर लिए जाएं, लोगों को कंट्रोल करने लगता है। इस डर में कि मेरे पास कम ना हो जाए, इसी वजह से ग्रीड को अपनाने लगते हैं और सेल्फलेसनेस को छोड़ने लगते हैं। कंटेंटमेंट को कंफ्यूज करने लगते हैं कंप्लेसेंसी से, इसीलिए कंटेंटमेंट से डरने लगते हैं। हमें लगता है अगर हम कंटेंटेड हो गए तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, हांफने लगते हैं और उस हांफ और थकान को मिटाने के लिए फिर हम वेस्टेड इंटरेस्ट और ईगो इनमें अटक कर चीज़ों को बिगाड़ने लगते हैं। तो इतना ही जो सिंपल है, पूरी दुनिया का सार, जो समस्याओं का सार है वो यही है। विषय ऐसा है कि इस पे बहुत परतें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती, बट समापन की तरफ बढ़ते हुए एक और एस्केप रूट की तरह कुछ लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग एक्सेसिव वे में किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे आपने स्पीड का, कोई लोग तेज गाड़ी चला के कहीं एक्सीडेंट कर लेते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरे को पहुंचा देते हैं। ये जो एक अंदर की उथल पुथल है, वो जब संभाल नहीं पाते हैं, तो बाहर कुछ और तोड़ फोड़ हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोई एक सूत्र तो नहीं हो सकता है, फिर भी संक्षेप में आप अम, क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम मैं फिर वहां ले आता हूँ जहाँ व्यक्ति जो आपको सुन रहा है, कि मैं खुद अपना ध्यान रखूं, इसके लिए कुछ 3 बिंदु मुझे नितिन जी बताएं, चाहे दोहरा सकते हैं नए हो जी। अगर मैं सबसे पहले जिस तरह अपने सुबह उठकर अपने चेहरे को साफ करता हूँ, मैं अपने चेहरे का ध्यान रखता हूँ, इसी तरह मैं सुबह उठकर रोज अपने माइंड का ध्यान रखने लगूं। मैं अपने थॉट्स का भी ट्रीटमेंट करने लगूं। जिस तरह मैं अपनी शर्ट और पहनने वाले कपड़ों को आयन करता हूँ, ऐसे ही मैं अपने थॉट्स को भी आयन करने लगूं, अपने विचारों की सलवटों को हटाने लगूं, बहुत सुंदर। अपने दिमाग को भी खाना खिलाने लगूं जैसे मैं खुद के लिए खाना खाता हूँ। और अगर मैं
एक सूत्र पकड़ लो तो ये 3 बिंदु यही होंगे। नंबर 1, जिस तरह आपने चेहरे को आप साफ करते हैं, सुंदर बनाते हैं, इसी तरह अपने दिमाग को भी सुंदर बनाइए। उसके लिए जिस तरह कपड़ों की सलवटें हटाते हैं, अपने विचारों की भी सलवटें हटाइए, अपने दिमाग को भी भोजन कराइए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आप एक सूत्र पकड़ लें कि आपकी लाइफ में यदि सेल्फलेसनेस का थोड़ा-सा भी हिस्सा रहेगा, तो सेल्फलेसनेस आपकी ज़िंदगी में एम्पैथी क्रिएट करेगी, और अगर आपकी ज़िंदगी में एम्पैथी क्रिएट हुई, तो धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट आएगा, और कंटेंटमेंट आएगा, तो आपकी ज़िंदगी में ग्रेटफुलनेस आएगी। इसका सीक्वेंस लगभग-लगभग इस तरीके से होगा, थोड़ा-थोड़ा सेल्फलेस हो जाएँगे, तो अचानक आप पाएँगे कि जीवन ने आपको बहुत कुछ दिया है, तभी आप दूसरों को दे पा रहे हैं, तो आप ग्रेटफुल होने लगेंगे, और आप ग्रेटफुल होने लगेंगे, तो आप में कंटेंटमेंट आने लगेगा। क्या बात तो है! अचानक बहुत आपकी सुंदर। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होने लगेगी। दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। वाह! जी। तीसरा बिंदु, ज़िंदगी में एक पर्पस ऑफ लाइफ है, और दूसरा है हायर पर्पस ऑफ लाइफ। दोनों लेके चलें। पर्पस ऑफ लाइफ है, ये सब कुछ दुनिया का कारोबार जो आप कर रहे हैं, और एक है हायर पर्पस ऑफ लाइफ। मेरे एक मित्र हैं निशेष जार जी, उनका एक बहुत प्यारा शेर है कि जब से खुद में खुदा को पा गया हूँ, खुदा की कसम में घबरा गया हूँ। तो खुद को जानने की कोशिश ज़रूर करें, एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ ज़रूर लेके चलें। अचानक हम पाएंगे कि मेंटल वेलबींग ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाएगी। बहुत ही सुंदर। ये सूत्रात्मक बिंदु के साथ आप का धन्यवाद करने का समय आ गया। नितिन जी, बहुत-बहुत आभार है आपका, बहुत स्पष्टता से और बहुत तसल्ली से आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि उनसे एक दृष्टि मिलती है जो लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो नितिन जी का आभार व्यक्त करने के साथ-साथ आप सभी का मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।